information. It does not provide for grievance redress, although as Subhashji mentioned to you, it has been used for grievance redress. It does not provide for protecting a whistleblower, like you mentioned, a person who's taken information or asked for information and is embarrassment and has been murdered. It does not have a provision for that. It does not have a provision for service, and as was mentioned again, a Service Act has been before Parliament since 2014, but nothing has happened. These are all things that need to be done to supplement the movement initiated by the RTI Act. The question which you have put is that no, he or she, the Information Commissioner, does not. Even if an actual complaint is made to him that somebody's been murdered, under the law itself, the Information Commissioner can do very little except to use his authority and status to ask the law and order machinery to take action, to ask the court to take action. That is about all he can do. This is certainly a weakness in the existing structure. हाज़रीन महफिल, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, मेरा ताल्लुक शोबा इंजीनियरिंग से है। सर, मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मौजू पे बात करूँगा कि यूपी जल निगम में अभी 2016 में एक वैकेंसी आई थी, उसका टेस्ट हुआ 6 दिसंबर को और बड़ी जल्दी उसके नताइज भी आए। उसका जो नताइज आए थे 17 दिसंबर को, 22 तारीख में उसका इंटरव्यू हुआ और 4 तारीख में उसकी पोस्टिंग हो गई। बड़ी खुशी हुई ये देखते हुए कि इतना जल्दी इतनी रफ्तार से सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मुझे आगे नहीं लिया। मैंने उसके खिलाफ एक RTI डाली, लेकिन RTI उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दी। फिर मैंने दोबारा, उसके बाद में जवाब आया, जब रिफ्यूज़ करी मैंने दोबारा डाली, तो दोबारा से उनका जवाब आया तो उन्होंने ये कह दिया कि आपने जो RTI जिस विभाग में भेजी है वो सही नहीं है, आप दोबारा से उसको भेजिए। तो अगर हमारी RTI एक कंडीशन में, इस कंडीशन में रिफ्यूज़ होती है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो उन्हें सेक्शन 63 का इस्तेमाल करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, तो आपके पास तो फिर नहीं सर, मेरा जो सवाल था उनसे, उन्होंने ना ही उसकी मेरिट दिखाई, ना ही उसकी आंसर की दी या रिस्पांस की दी, ना ही ये बताया कि मेरिट दी। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मेरा उनसे सवाल था कि जनरल की मेरिट कितनी गई है और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो कितने पे हुआ है और जनरल OBC ST SC इसका क्या रहा है, और मुझे मेरी मतलब CBT जो मैंने दिया था उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने इसको पहली बार में रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का रीजन दिया उन्होंने? नहीं, कोई रीजन नहीं दिया, सिर्फ एक रिफ्यूज कर दिया, लाल पेन से रिफ्यूज लिखा हुआ था। रिफ्यूज लिखा हुआ था जी, ना, ये लिखा हुआ था कि सेक्शन 2F में नहीं आता ना सेक्शन 8 होगा, पर आपने दोबारा भी तो लगाई, आप बता रहे हो। तो दोबारा में उनका जो जवाब आया था वो ये आया था, आपके द्वारा आवेदन पत्र के साथ जो पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया गया है वह विभाग में नामित अधिकारी के नाम से संदेह नहीं है। अंत दूसरा पोस्टल ऑर्डर जो जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ अथवा अधिशासी अभियंता को दोबारा से भेजें। देखिए, इसमें DOPT का सर्कुलर है 5 दिसंबर 2008 का। जब भी आप RTI लगाओ उसका हवाला दो, हमें खाली अकाउंट्स ऑफिसर के नाम का भेजना है। तो अकाउंट्स ऑफिसर के नाम का अगर आप भेजेंगे तो सर्कुलर का हवाला दे सकते हैं। पहले क्या होता था, RTI जब बना तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी अलग नाम का पोस्टल ऑर्डर मांगती थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते थे रजिस्ट्रार जनरल के नाम का दो, PMO कहता था सेक्शन ऑफिसर के नाम का दो, लोकसभा राज्यसभा ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी P&M अकाउंट्स ऑफिसर। तो फिर DOPT से जब मैटर लिया गया तो उन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया अकाउंट्स ऑफिसर। तो उस सर्कुलर का आप, जब भी मैं कभी आपके आऊंगा मैं RTI कैसे लगाते हैं, तो मैं उसमें हमेशा मेरी RTI में उस सर्कुलर का जरूर मेंशन होता है। तो अब उन्होंने जो ये वापस किया है, आपने पहले जो बताया था वो ये बताया था कि हमसे ताल्लुक नहीं रखता। ताल्लुक नहीं रखता वो अलग चीज है, वो सेक्शन 63। अब पोस्टल ऑर्डर की बात है, ये अलग चीज है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक नई RTI आप लगाइए, पहले 2 को भूल जाइए। सर्कुलर 5/12/2008 का डाउनलोड कीजिए DOPT की वेबसाइट से, उसको साथ लगा के आप भेजिए और क्वेरीज अपने सही ढंग से लगाएंगे, फिर इन्हें जवाब आता है तो फिर आप अपील में जाइए। शुक्रिया सर। सेक्शन 6B ये है, मैंने पहले अपने लेक्चर में ही बताया था, किसी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेट नहीं करती है क्वेरी, किसी और से करती है
तो उसमें उसी पब्लिक अथॉरिटी पे ओनर्स है कि वो ट्रांसफर करेगा। आपको नई आरटीआई पिटीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं अपनी आरटीआई पिटीशन जब भी लिखता हूँ उसमें लास्ट पैराग्राफ यही लिखता हूँ, इन केस क्वेरीज डू नॉट रिलेट टू यू प्लीज ट्रांसफर इट अंडर सेक्शन 6(3) टू द कंसर्न वंस। वो इसलिए कि नया पीआईओ हो या किसी को उस सेक्शन की जानकारी नहीं है तो हम पहले ही दे दें, हमें अपील में नहीं जाना पड़े। और कंक्लूडिंग लाइन में मैं वही लिखता हूँ, पोस्टल ऑर्डर नंबर सो एंड सो, नेम ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इज एनक्लोज्ड ओवर आरसीआई फीस एज पर डीओपीटी सर्कुलर नंबर सो एंड सो डेटेड 5/12/2008। ये मेरे एक फिक्स फॉर्मेट है। और एक चीज और मांगिए, मैं एक चीज और रखता हूँ, फाइल नोटिंग ऑन मूवमेंट ऑफ आरटीआई पिटीशन मांग लीजिए। वैसे हबीबुल्ला साहब का ऑर्डर उसके अगेंस्ट है। Assalamualaikum, sir. My name is Fahad Abdullah and I am from Faculty of Law. I would like to ask whether is there any role of state or central government in RTI? नहीं, रूल्स तो होते ही हैं। नहीं, any role? Role? Yeah, any रोल ऑफ central or state government in RTI? रोल तो सारे ही हैं इसमें। एक मिनट, No, the Yeah. role, so far the state comes under the law, the creation of public awareness is the responsibility of the state, with the state government or the central government, because this is the responsibility of the state. The government of India and the state governments have spent very little money. And this is a fact. And people like Mr. Agarwal have been inquiring from the government, how much have you spent on publicity and promotion? Very little. The success of this law, as I mentioned, has largely been because of public participation. ये ऐसा कानून है जिसको आम आदमी ने अपनाया. It's one of the only laws like that. That's why I had mentioned that there is a responsibility on the citizenry. You see, for example, now he was telling me that he has seen one Mr. Tripathi misusing the law. He went and asked him, a group of them went and asked him, people, representatives of the public, that why are you misusing my name? Why are you misusing the law? These are things that become the responsibility of the citizenry. The government has, of course, the state and the central government have a central responsibility in the law, because they are the ones who are supposed to provide them information. Not only are they supposed to provide the information, they're supposed to facilitate the provision of information. Another major responsibility has also been discussed. They're supposed to put all the information onto their websites. They're supposed to have a website. They put all the information on the website, so that you don't have to put in the application. But some of the reason why there's such a high level of pendency in the government is because routine information is not available to you through the website, which it should be. So you have to move an application. If that application is approved, rejected, a routine application like my friend has moved, this information should have been on the website. How much has he got? What happened? What did he score? This is the kind of information that is supposed to be under 4.1G, under 4.1B on the website. Now he moves an application, he gets a reply, he gets another reply. So how many applications are there on basically one simple issue he wanted? That is the responsibility of the government, which they are not fulfilling. Thank you, sir. देखिए, मैंने जब भी इसका इस्तेमाल किया आरटीआई का, तो मैं क्या करता था कि मेरे पास कई हजार जर्नलिस्ट की एक लिस्ट थी, उसको मैं पीडीएफ फाइल बना के आरटीआई पिटीशन से लेके और सीआईसी डिसीजन और सब्सिक्वेंट रिस्पांस सबकी एक पूरी फाइल बना के मीडिया को भेज दिया करता था। तो इसकी पॉपुलैरिटी में सिटीजन्स का और मीडिया का बहुत भारी रोल है। मेरे को एक इंसिडेंट और अभी याद आ गई, चांस की बात मैं बता दूं। जब ये वेल डिक्लेरेशन वाली जो पिटीशन थी, ये बहुत चर्चा में आई, और ये इतना चर्चा में आई कि, और इसका ताकत देखिए कि मैंने नहीं पूछा था उनसे कि जजेस की वेल्थ बता दो, पर वो कंपेल हो गए जजेस की उन्हें अपनी वेल्थ को सो मोटो डिक्लेयर करना पड़ गया। यहाँ पे एक जरा सी एक इंसिडेंट याद आई थी मेरे को कि हबीबुल्ला साहब से एक प्रेस रिपोर्टर ने जाके पूछा, क्या अग्रवाल साहब को आपने ऐसी इंफॉर्मेशन अलाउ कर दी कि जजेस की वेल्थ बता दी जाए?
उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया था। वो बोले ना तो अग्रवाल साहब ने ये क्वेरी करी थी, ना मैंने ऐसा ऑर्डर दिया। इट वॉज सिंपली मिसहैंडलिंग ऑफ आरटीआई पिटीशन बाय सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री that ultimately resulted in suo motu disclosure of wealth by judges. उन्होंने सिर्फ ये पूछा था क्या जजेज अपनी वेल्थ डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका जवाब वो हाँ या ना में दे देते, बात खत्म हो जाती। और कोई अगर स्टोरी बनाने के लिए मैं कहता भाई स्टोरी बना दो, कहता इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक रिजोल्यूशन पास हुआ उस पर अमल हो रहा है। Mishandling of RTI petition by public authority became a blessing in disguise for people that judges had to suo motu declare their wealth on website. Thank you. So मीडिया का और सिटीजन्स का अपना रोल बहुत है पॉपुलैरिटी का। एक सवाल मैं स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहूंगा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, क्या हम अपनी जो कॉपी है, रिटन कॉपी है, वो मांग सकते हैं? अपनी के अलावा क्या हम दूसरे की भी मांग सकते हैं कॉपी? मैं समझता हूँ कि राजस्थान स्टेट कमीशन का भी शायद इसका ऑर्डर है, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आप कर दीजिए। अपनी रिटन कॉपी, एग्जामिनेशन कॉपी, क्या है ये फोटोकॉपी मांग सकते हैं अथॉरिटी से, यानी कि यूनिवर्सिटी से, या नहीं? अपनी तो मांग सकते हैं और औरों की नहीं मांग सकते, क्योंकि दैट बिकम्स इन द नेचर ऑफ फाइड्यूशरी इंफॉर्मेशन। और अगर आप मांगे भी तो वो थर्ड पार्टी बन जाती है। और अगर उसको एतराज ना हो, अंडर सेक्शन 11 कानून है कि उससे पूछा जाए कि अगर आपको एतराज ना हो तो हम उनको दे दें। अगर वो कहे हाँ दे दीजिए तो ठीक है। अगर उसका एतराज हो, इट विल अमाउंट टू अ फाइड्यूशरी रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड। पर मैं एक बात बता दूं कि आप रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मांग सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। आजकल उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, पर रिजल्ट के बारे में हम सबका रिजल्ट मांग सकते हैं। Good noon to one and all present here. Myself Sudhanshu Sekhar from AMU +2 boys. So my question is to you that it is stated that political parties are not come under RTI Act, as they have stated in Supreme Court that it will interrupt their smooth functioning. So actually, when it comes to about CBI and raw agency, we come to know that it will definitely harms our national security or national integration. But when it comes to political parties, what is the actually smooth internal functioning that our question will going to interrupt? ये तो हमारे सारे जो आप बता रहे हो वो हमारे लिए है, पर आपने जो सीबीआई की बात उठाई, सीबीआई को आरटीआई के एक्ट के बाहर रखने से हम लोग खिलाफ हैं, और उसके हमारा हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। क्योंकि सीबीआई पहले इसमें आरटीआई में कवर होती थी, पर अब उन्होंने सेक्शन 24 में उसे बाहर कर दिया है, सेकंड शेड्यूल में डाल दिया है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस अथॉरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। और वो किस लिए डाला गया कि मैंने उनसे ये पूछा था कि आपका जो स्टैंड सीबीआई का चेंज होता है उसकी फाइल नोटिंग मांगी थी, और उसमें मैंने एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की मांगी थी। और ये देखा गया है सीबीआई का स्टैंड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स एट द सेंटर चेंज होता रहा था, तो वो उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर सेक्शन 24 में लिखा हुआ है कि करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैंने कहा मेरी करप्शन रिलेटेड थी, वो उन्होंने कहा नहीं वो तो हमारी इनसाइड करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फाइनल वर्डिक्ट है कि आउटसाइड एजेंसी भी आएगी। फिर मैंने एक इनसाइड एजेंसी करप्शन की बात मांग ली, तो भी उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आके करप्शन और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहीं तो आके देखो। तो सीबीआई का मैटर अभी उसमें हाई कोर्ट में, और पॉलिटिकल पार्टीज का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आप बता रहे हो यही सब हमारी है। प्लीज ये बात, इसकी मैं वजाहत जरा करना चाहूंगा। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो लिस्ट हुए हैं अंडर शेड्यूल 2, जैसे उन्होंने कहा, who are kept outside the purview of the act। और आप भी समझते हैं, हर एक समझता है कि उनको आउटसाइड रखना इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी उनके खास तौर से। सीबीआई इज नाइदर एन इंटेलिजेंस नॉर सिक्योरिटी। हाँ, उनका सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन वो एक हिस्सा है। एजेंसी इज नॉट दैट।
And it is also a fact that matters concerning allegations, the word used in the law is allegations of corruption and human rights violation. Not that corruption or human rights violation has been proved. Even if there's an allegation of corruption and human rights violation, that protection to that department goes. On that ground, in fact, I had written, this happened after my time. During my time, the CBI was squarely under the RTI Act. और उनका RTI Act के तहत आने से कोई उनका नुकसान तो नहीं हुआ. They were not badly affected in any way. It was functioning perfectly smoothly. Yes. You see, exemptions on intelligence and other things, security, national security, they don't have to disclose. So I had taken up the matter. I had written a letter to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. And although Dr. Manmohan Singh and I had a very good relationship, I never got a reply to that letter, except an acknowledgement that I have received your letter. So the CBI continues to be under the exemption clause, this schedule, and as he said, the matter is now before the Supreme Court. So one more question, please. So my second question is that it is stated by the Times of India that there has been more than 303 attacks since 2008 on the RTI activists, among whose policemen are also considered. So among whose 48 also being killed. So my basic question is that don't you think that there must be any amendment in RTI Act to related to the protection for such type of RTI activists? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खास तौर पे मेरे से तो हमेशा ही पूछा गया है कि आपको अपनी सिक्योरिटी का खतरा नहीं है क्या? तो जहां तक मेरा बात है, नॉट एट ऑल, क्योंकि पहली बात तो मैं एक सेंट्रल दिल्ली में बेस्ड हूँ और जितने अटैक्स हुए हैं रिमोट एरियाज में ज्यादा हुए. दूसरा, मेरी जितनी भी आरटीआईज थी वो सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए थी. अब मैं सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसी अथॉरिटीज नहीं है जिनसे कि किसी की जान को खतरा हो. तो इसलिए मैंने तो कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं, मांगता तो शायद मिल भी जाती. जहां तक आरटीआई एक्टिविस्ट पे सिक्योरिटी देने का सवाल है, मेरा मानना यह है इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल. क्योंकि आरटीआई पेटिशनर एक्टिविस्ट की क्या डेफिनेशन, जिसने 100 पेटिशन लगा दी, जिसने 1000 लगा दी, जिसने 5000 लगा दी. हमारा स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है. मान लीजिए सपोजिंगली हाइपोथेटिकली आपने एक वो लगा दी कि 5000 पेटिशन फाइल कर दोगे तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, यू विल बी टर्म्ड एज आरटीआई एक्टिविस्ट. तो ऐसे ऐसे महारथी हैं यहाँ, 5000 पेटिशन के लिए एक ऑफिस खोल देंगे और वो 5000 पेटिशन अपने नाम से ड्राफ्ट करके उनकी कॉपीज लेके एक सिक्योर स्टेटस सिंबल ले लेंगे. सिक्योरिटी किसे कहते हैं? ललित माकन की हत्या हुई, सिक्योरिटी पर्सन जो है सब्जी लेने गया हुआ था. हमारे स्टेटस सिंबल ज्यादा है. एक मेरे को कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर से वहां के एमपीज ने कहा जैसे इंडिया में सिक्योरिटी मिलती है पॉलिटिशियंस को वैसे हमें भी मिलनी चाहिए. वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बढ़िया जवाब दिया, फॉर गॉड सेक इफ यू आर सो सिंसियर टू सेंसिटिव टू योर सिक्योरिटी, प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. यहाँ पे हमारे यहाँ पूरी सिक्योरिटी की बारात चलती है. मैं कहता हूँ कि देखिए जिन्हें वास्तव में सिक्योरिटी की जरूरत है, जैसे मिसेस गांधी की फैमिली को है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको बिल्कुल मिलनी चाहिए. इन सबके लिए फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए. पर यहाँ तो जरा जरा से मतलब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उसके साथ भी पूरी बारात चलती है. अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के एक एसोसिएट ने कहा मेरे को दे दो, उसे भी जेड दे दी. तो ये मतलब कोई भी पॉलिटिकल रूलर्स का प्रेमी होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है. अगर ये सारे सिक्योरिटी स्नैच करके आम आदमी के लिए कर दी जाए तो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम से कम 1/3 बढ़ जाएगी. देन एवरीवन विल बी. ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट की कोई टर्मिनोलॉजी बना के और उसे सिक्योरिटी देना, आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल. आपके ये दूसरे वाले सवाल पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा. तो ये देखिए कि आरटीआई जो है, जैसे मैंने कहा, ये एक स्ट्रगल का पार्ट है, चीज़ों को बेहतर करने का पार्ट है. और मुल्क की किसी भी तारीख में थोड़ा बहुत खून तो बहते बहता है, उससे डरना नहीं चाहिए. सिक्योरिटी की कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए. उतना खून बहाने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए.
आपका पहला वाला जो सवाल था सिक्योरिटी को लेके के आरटीआई एक्टिविस्ट को, तो जैसे बजाज साहब ने कहा भी था, और मैं आपको बताऊं अलीगढ़ में आप ही के एक टीचर ने कुछ आरटीआई की एप्लीकेशन डाली जिस पर उनको कुछ थ्रेट्स आनी शुरू हुई थी, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके, जैसे बजाज साहब ने बताया भी, डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके यहाँ के एसएसपी को लिखा था कि आप इसका ख्याल करें। देखिए कुल इतना ही पॉसिबल है, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि मुल्क की तारीख में खून जरूर बहता है। थैंक यू सर। Namaste sir, this is Shubham Pandey from Department of Sociology and I belong to the land of revolutionary Kolkata. So sir, my question is to that it is one of the greatest evil of our democracy, the political intervention into the functioning of independent body. So my question is to Sir Subhash Chandra Agarwal ji, that how can the right to information be used as a tool to find out and tackle the political intervention into the functioning of independent body like UGCs and all that. इसका तो यही तरीका है कि आप आरटीआई लगाइए, कोई अपॉइंटमेंट होता है जैसे किसी जगह, या उसमें से एकदम किसी को रिमूव कर दिया जाता है। मेरे को याद पड़ता है यूजीसी में किसी को हटाया गया था ड्यू टू पॉलिटिकल पर्पस, योगेंद्र यादव जी को, तो आरटीआई मैंने लगाई थी, तो उससे उन्होंने यही कह दिया कि फाइल मिसिंग है, जवाब नहीं दिया। पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा ऑर्डर है, मिसिंग फाइल पे इतनी जल्दी जान नहीं छूटती है। और पर देखिए वो तरीके तो ढूंढ लेते हैं। उसका एक सिंपल तरीका है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दो, वो कमेटी जांच करेगी और वो कह देगी कि हाँ फाइल सच में नहीं मिली। तो अब ये सब पॉलिटिकल, असल में हमारे देश में जो रूट ऑफ करप्शन है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। बेसिकली हमें पोल रिफॉर्म्स चाहिए, और हबीबुल्ला साहब ने मेरे पोल रिफॉर्म्स पे जो सजेशंस थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को भेज दिए थे। कहाँ से मेरी आरटीआई पॉलिटिकल पार्टीज पे शुरू हुई। मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन टेकन ऑन रिफॉर्म्स एज फॉरवर्डेड बाई श्री वजाहत हबीबुल्ला वो मांगी थे। पर मेरे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो पोस्ट पे थे, उन्होंने मेरे से एक बार कहा कि आप मेरे ऊपर आरटीआई लगाओ कि हमने सरकार को कब कब पोल रिफॉर्म्स के लिए लिखा है, और मेरे को पता है आप मीडिया में हाईलाइट करोगे। मैंने लगाई, उन्होंने पूरी डिटेल दी, 30 साल पहले भेजा था, 20 साल पहले भेजा था, सारी डिटेल दी, मीडिया में हाईलाइट हुआ। पर जहां पॉलिटिकल रूलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज का म्यूचुअल इंटरेस्ट आ जाता है, वहां कोई गवर्नमेंट फंक्शन नहीं करती। हर एक चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, बड़े से बड़े मैटर पे हो सकती है, नोटबंदी हो सकती है, उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं चाहिए। पर जहां पोल